मुहीना। अरब सागर से उठा साइक्लोन बिपरजॉय अगले 6 घंटे में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के गुजरात तट से टकराने की संभावना है, लेकिन इसके असर से राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान तेज हवाएं और आंधी चलने की आसार है। क्या है स्थिति, आइए देखते हैं। अरब सागर से उठा साइक्लोन बिपरजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अहमदाबाद केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, चक्रवाती तूफान वर्तमान में पोरबंदर से कुछ किलोमीटर स्थित दूरी पर है। इस समय चक्रवात के पोरबंदर से और नलिया कच्छ से स्थित दूरी से गुजरने का अनुमान है। जहां तक मौजूदा पूर्वानुमान का संबंध है, इसके गुजरात तट से टकराने की आशंका कम है। मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। मोहंती ने कहा, चक्रवात उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसकी गति बदलकर उत्तर पूर्व की ओर होने का अनुमान है। इसके बाद चक्रवात की गति उत्तर पश्चिम की ओर होगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में अगले 5 दिन में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। खासकर सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में हवा की गति तेज रहेगी। अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीमों को पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड जिलों में भेज दिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात, दमन और दीव के मछुआरा समुदाय और नाविकों को जरूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मैदान में लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो पीएम मोदी पर जमकर बरसे। उन्हें अहंकारी और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री बता डाला। और क्या केजरीवाल ने मोदी सरकार पर किया हमला, आइए देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कई साल के बाद आज हम रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए हैं। 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज इस देश से एक अहंकारी तानाशाही को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला। क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने ये जो अध्यादेश पारित किया, ये क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है। केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया है। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास के काम रुकेंगे नहीं। केजरीवाल ने कहा, 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला दिया और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। 75 साल के बाद ऐसा पीएम आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा में श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा में कहा, मैं जनता से किए अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, हर गलती सजा मांगती है। पायलट ने क्या किया, गहलोत पर हमला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को दौसा में श्रद्धांजलि दी। पंडाना में श्रद्धांजलि सभा करने के बाद सचिन पायलट ने गुर्जर छात्रावास पहुंचकर राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर हुई जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है।
हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहते हैं, हम स्वच्छ राजनीति चाहते हैं। मेरी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हमेशा युवाओं के हित में बात की है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी तौर पर सियासी निशान लगाते हुए कहा कि हर गलती सजा मांगती है। उन्होंने कहा, पिताजी राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी और लड़ाकू विमान उड़ाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को हमेशा मुस्तैदी से रखा। उसी तरह की राजनीति की आज देश को जरूरत है, जिसमें बेबाकी से बोलना, सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन करना और विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता करना शामिल है। पायलट ने कहा कि मेरी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में निराशा दिखती है, इसलिए अब काम करने का मन नहीं करता। ब्यूरो। बीजेपी की योजना तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी से गठबंधन पर आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि अभी तक इन दो दलों के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के करीब क्यों जा रही है बीजेपी? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 5 साल पुरानी गलती दोहराने के मूड में नहीं। पार्टी ने 2019 में आंध्र प्रदेश के भीतर अकेले उतरने का फैसला किया। नतीजा आए तो प्रदेश में खाता तक नहीं खुल सका। पिछले हफ्ते बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। यूं तो बीजेपी टीडीपी दोनों ही दलों के नेता ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन ही बीजेपी के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। बीजेपी ने टीडीपी के अलावा पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी से भी हाथ मिलाने की भी सोची है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने राज्य के भीतर संगठन को मजबूत किया है। लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव रहा। हालांकि पार्टी नेताओं को लगता है कि यहां पर चुनाव 2 क्षेत्रीय दलों वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच है और अकेले लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी का प्लान राज्य की आधा दर्जन सीटों पर इन 2 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने का है। संभव है कि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का ऐलान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं। शरद पवार ने कहा कि वह 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही कहा कि पीएम फेस हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। क्या मानता है विपक्षी एकता को लेकर शरद पवार का? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विकल्प तैयार कराने की इच्छुक है और प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को पेश करना कोई मुद्दा नहीं है। पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वह 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने में रणनीति तैयार करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1977 में भी किसी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया था। जनता पार्टी चुनाव जीती और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह 1977 में हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोगों को भाजपा का विकल्प मुहैया कराएं। अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम विकल्प प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके नतीजे भविष्य में चीजें तय करेंगे। पवार ने कहा कि भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करने का सुझाव दिया गया है और इस मुद्दे पर 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड शांति प्रिय प्रदेश है, हम इसे सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या है लव जिहाद के मामलों को लेकर उत्तराखंड सीएम धामी का प्लान? उत्तराखंड में बीते दिनों सामने आए लव जिहाद के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में पिछले 3 महीने में 40 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। अब तक अतिक्रमण से निपट रही धामी सरकार के लिए अब लव जिहाद नई चुनौती बन गया है। इसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद सीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उत्तराखंड शांतिप्रिय प्रदेश है, इसे सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में
सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोग्राफिक बदलाव के सारे आंकड़े एकत्रित करेगी। सीएम ने कहा कि आज के समय में तकनीक का उपयोग करके धर्मांतरण जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं, इस पर नकेल कसी जाएगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि द केरल स्टोरी के बाद ज्यादा मामले संज्ञान में आ रहे हैं, क्योंकि नाबालिग लड़कियों के अभिभावक चुप रहने के बजाय अब मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। को किडनी डोनेट करने के बाद पहली बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पिता का बर्थडे मनाने पटना पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा चारों धाम यही है। कुछ महीनों पहले अपनी किडनी देकर रोहिणी आचार्य ने पिता की जान बचाई थी, क्योंकि किडनी खराब होने के बाद लगातार लालू के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। देखते हैं बाप बेटी के प्यार की अंदर की बात। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने रविवार को अपना 73वां जन्मदिन मनाया। इससे पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पिता को किडनी देने के बाद पहली बार पटना पहुंची। वो पिता के बर्थडे के कार्यक्रम में शामिल होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन में शामिल होने के लिए बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य शनिवार को पटना पहुंची थी। रोहिणी ने पटना पहुंचने के बाद अपने पिता को लेकर कहा कि मेरा चारों धाम यही है, उन्हीं के दर्शन करने आई हूँ। बेटियों की किडनी देने के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि बेटों को भी सीखना चाहिए। वही राजनीतिक सवाल पूछे जाने पर रोहिणी ने कहा कि विपक्षी एकता में लालू यादव की भूमिका कमजोर नहीं हुई है। रोहिणी आचार्य लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में से एक है। वह लालू की छोटी बेटी और पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने साल 2002 में अमेरिका बेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। वह फिलहाल सिंगापुर में ही रहती है, लेकिन सिंगापुर में रहने के बावजूद वह भारत के राजनीतिक मामलों को लेकर सक्रिय है और राजनीतिक टिप्पणियां भी करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी बांदा ने बागेश्वर के लिए निकल चुकी है। बता दें कि 20 साल शिवरंजनी इन दिनों सुर्खियों में है। वो अपनी मनोकामना का कलश लेकर बागेश्वर जा रही है। साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बता रही है। वह उनके सामने शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही है। क्या सही में शादी करेंगी शिवरंजनी या फिर मीडिया पब्लिसिटी के लिए यह कोई स्टंट है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना संजोए MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी है। वह 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी, लेकिन जब शिवरंजनी को पता चला कि बाबा 15 जून के बाद एकांतवास में जाने वाले हैं, तो वह परेशान नजर आई। इस पर शिवरंजनी ने कहा कि मैं उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। शिवरंजनी ने उम्मीद जताई कि वह बाबा से जरूर मिलेगी। कहा कि बाबा बागेश्वर धाम में कभी कोई निराश नहीं लौटा है, वहाँ सभी की सुनवाई होती है। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू में प्राणनाथ तेरी आरती। इसके आगे शिवरंजनी ने कहा कि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की पद यात्रा है। ये हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री तापमान में हम सभी ने पद यात्रा की है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी निराश होकर नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।